कि आराम से सुनना है, ध्यान सारी चीज हो जाएगा 5-7 मिनट कंप्लीट। गुर्जर प्रतिहारों का काल 6वीं से लेकर के 10वीं शताब्दी का काल गुर्जर प्रतिहारों का काल माना जाता है। 8वीं से 10वीं शताब्दी का काल गुर्जर प्रतिहारों का स्वर्ण काल माना जाता है। गुर्जर प्रतिहार समय को द्वारपाल मानते हैं, ये राम के प्रतिहार मानते हैं समय को। ये द्वारपाल, जिस प्रकार लक्ष्मण ने द्वारपाल का काम किया था, वैसे ये समय को द्वारपाल मानते हैं। लक्ष्मण का अवतार और लक्ष्मण के प्रतिहार रघुवंशी, रामवंशी के, सूर्यवंशी के नाम से ये जाने जाते हैं। गुर्जर प्रतिहारों का प्रारंभिक केंद्र कोई माना जाता है वो मंडोर है। गुर्जर प्रतिहारों का प्राचीनतम केंद्र है वो मंडोर है। गुर्जर प्रतिहारों का प्रभाव केंद्र मारवाड़, मारवाड़ केंद्र आपके ओसिया माना जाता है। गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति के बारे में कनिघम ने कहा है ये कुषाणवंशी है। कैनेडी ने ईरानी शैली का बताया है। कर्नल टोड ने इनको विदेशी सूर्यवंशी माना है। वहीं गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने इनको कहा है क्षत्रिय ब्राह्मण कह करके संबोधित किया था। फिर मैंने आपको बताया था कि जो गुर्जर प्रतिहार है इनकी कुलदेवी मानी जाती है चामुंडा माता। इंदा शाखा के प्रतिहारों की कुलदेवी चामुंडा माता। गुर्जर प्रतिहारों की जो शैली है वो महामारू शैली मानी जाती है। महामारू शैली, प्रतिहार शैली या गुर्जर प्रतिहार शैली, पंचायतन शैली भी बोल दोगे इसके। फिर मैंने बताया था कि गुर्जर प्रतिहार शैली के साथ साथ में आपको याद रखना है गुर्जर प्रतिहारों की अनेक शाखाएं हैं। मोहनोत नैणसी ने इनकी 26 शाखाएं बताई। 26 शाखाओं में राजस्थान में प्रमुख 2 शाखाएं, एक मंडोर है, एक भीनमाल है। मंडोर शाखा का संस्थापक, आदि पुरुष, मूल पुरुष संस्थापक माना जाता है हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र के 2 पत्नियां थी, एक क्षत्रिय थी, एक ब्राह्मण थी। संतान का नाम मिलते हैं इनके रज्जिल, भोगभट, देह और कद्धक। कहा जाता है रोहिलिदी कहा जाता है हरिश्चंद्र को। उसके बाद में जो राजा बना रज्जिल ने मंडोर भाग का प्रकोटा तैयार करवाया था और रोहिसकपुर नगर में महामंडलेश्वर मंदिर बनवाया था। फिर एक राजा बना नाहड़, नरभट्ट को पिल्लो पेणी की उपाधि। फिर राजा बना नागभट्ट जिसे नाहड़ कहा जाता है, और जो नागभट्ट बना था उसने मंडोर के बाद में अपनी राजधानी बनाई थी मेड़ता। फिर शासक बनाया एक झोट प्रतिहार को वीणा वादक कहा जाता है। फिर एक राजा बताया मैंने कक ज्योतिष था, व्याकरणविद था, नाटकराज था, कवि था, जो नागभट्ट विद्या का कवि सामंत भी रहा। फिर राजा बताया मैंने बाउक ने विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया, प्रशस्ति उत्कीर्ण करवाई, जिसमें बाउक हरिश्चंद्र से लेकर के बाउक तक की जानकारी मिलती है। ये प्रशस्ति 837 के अंदर। फिर बताया था कक्कुक नाम का राजा बना। कक्कुक गुर्जर प्रतिहारों का लास्ट का अच्छा प्रतापी राजा माना जाता है कक्कुक। और कक्कुक ने घटियाला शिलालेख बनवाए या घटियाला अभिलेख लिखवाए थे 2 जगह। घटियाला अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखा गया, लेकिन पहला श्लोक, पहला भाग है वो माना जाता है प्राकृतिक भाषा में। घटियाला अभिलेख के अंदर अपने को जानकारी मिलेगी हरिश्चंद्र से लेकर के कक्कुक तक। इसके अंदर ही आपको जानकारी मिलेगी मांड, वल, त्रिवेणी की जानकारी, महाजनों की जानकारी, व्यापार करने की जानकारी, सती प्रथा की जानकारी आपको घटियाला अभिलेख, जिसके अंदर प्रथम शब्द मिलता है सिद्धम विनायक। कौन सा मिलेगा? सिद्धम विनायक। कहा जाता है इसको उत्कीर्ण करने का काम किया था कृष्णेश्वर ने। फिर मैंने गुर्जर प्रतिहारों की मंडोर शाखा था, इसका अंतिम शासक इंदा शाखा माने जाते हैं, जिन्होंने राठौड़ों की अधीनता स्वीकार की, उनके सामंत बने, अपनी बेटी का विवाह गुर्जर प्रतिहार के राठौड़ राजवंश के शासक रावचूड़ा के साथ में किया और मंडोर भाग दहेज में दे दिया और उसके समय सामंत बने, अपने पास में रखे मात्र 84 गांव। फिर दूसरी शाखा शुरुआत की थी अपने भीनमाल शाखा का संस्थापक माना जाता है आपके नागभट्ट प्रथम भीनमाल शाखा का संस्थापक माना जाता है। पहली राजधानी इसकी भीनमाल रही, दूसरी राजधानी रही थी उज्जैन या अवंतिका। इस नागभट्ट प्रथम को राम का प्रतिहार, नारायण का प्रतिहार, नारायण का प्रतीक, इंद्र के धम्म का नाशक, मलेच्छों का वध करने वाला और ये क्षत्रिय ब्राह्मण, ये तमाम उपाधियां थी नागभट्ट प्रथम के पास में। नागभट्ट प्रथम प्रतापी राजा था, जिसके गुहिलों ने भी अधीनता स्वीकार करती। चालुक्य, चंदेल, राठौड़ों ने, सब अपने चौहानों ने, परमारों ने, सभी ने इसकी अधीनता स्वीकार की थी। और जो नागभट्ट प्रथम राजा था, इस नागभट्ट प्रथम ने कभी द्वारपाल के रूप में काम किया था राष्ट्रकूट के राजा दंतीदुर्ग का। नागभट्ट के बाद में राजा बताया था मैंने कक्कुस्थ ने मंडोर रोहिसकपुर नगर के अंदर विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। कहा जाता है राजस्थान के अंदर प्राचीनतम विजय स्तंभ बयाना भरतपुर में है, समुद्रगुप्त के द्वारा बनवाया गया। राजस्थान का दूसरा प्राचीनतम विजय स्तंभ बनवाया था, वो बनवाया था आपके कक्कुस्थ ने। दूसरा विजय स्तंभ किसने बनवाया? कक्कुस्थ ने बनवाया था। फिर मैंने आगे शुरुआत मैंने बताए थे कि विजय स्तंभ आपके अनेक जगह देखे जा सकते हैं। चित्तौड़गढ़ में है, अचलगढ़ में है, कुंभलगढ़ में है, तनोट में है, अहुआ के अंदर विजय स्तंभ बने हुए हैं। चित्तौड़गढ़ में जैन कीर्ति स्तंभ भी बना हुआ है, जैन कीर्ति स्तंभ के साथ में महाराणा कुंभा का विजय स्तंभ भी बना हुआ है। फिर इसके बाद में मैंने बताया था राजा बना था महानतम राजा, जिसका नाम आता है वत्सराज। वत्सराज को रणहस्तिन की उपाधि प्रदान थी, जयवराय की उपाधि प्रदान थी। वत्सराज के बारे में जानकारी अपने को ग्वालियर प्रशस्ति केंद्र भी मिलती है। वत्सराज ने
ओसिया के अंदर गुर्जर प्रतिहार शैली, महामारू शैली में भव्य मंदिर बनवाए। गुर्जर प्रतिहारों का प्रमुख केंद्र बना था वो वत्सराज के समय ही बना था। इसी वत्सराज के समय जालोर दुर्ग के अंदर कुवलेमाला ग्रंथ लिखा गया उद्योतन सूरी द्वारा। हरिवंश पुराण ने ग्रंथ लिखा था, हरिवंश पुराण ग्रंथ लिखा था जिनसेन सूरी ने। यही शासक है जिसके समय उत्तरी भारत का प्राचीनतम मंदिर बना था महावीर स्वामी मंदिर। यही शासक है जिसके समय ओसिया का प्राचीनतम हरिहर मंदिर बना था आपके पंचायतन शैली में। गुर्जर प्रतिहारों का प्रतापी राजा नागभट्ट के बाद में बना था वो बनेगा आपका वत्सराज। ठीक है, फिर मैंने बताया था वत्सराज शैव धर्म का अनुयायी था, शैव धर्म के साथ साथ में भागवत धर्म के भी अनुयायी था। फिर गुर्जर प्रतिहारों के प्रतापी राजा वत्सराज के बाद में आगे राजा बना था नागभट्ट सेकंड। ठीक है, और नागभट्ट द्वितीय के बारे में कहा था कि ये नागभट्ट गुर्जर प्रतिहारों की जो शाखा थी उसमें त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत करने वाला राजा वत्सराज था। त्रिपक्षीय संघर्ष शुरुआत हो गया था हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद में, धीरे धीरे राजा आते गए। गुर्जर प्रतिहारों के पहले प्रतापी राजा वत्सराज ने पराजित किया था इंद्रायुध को, और कन्नौज पाल वंश का राजा था जिसका नाम था धर्मपाल, उनको पराजित किया। लेकिन राष्ट्रकूट के राजा ध्रुव से वत्सराज प्रतिहार पराजित हुआ और मरुस्थल की तरफ चला गया। त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत करने वाला कोई राजा था, वो राजस्थान का था, मारवाड़ का था। मारवाड़ के अंदर गुर्जर प्रतिहार था। इस त्रिपक्षीय संघर्ष के अंदर प्रमुख राजवंश आते हैं पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट। पहले युद्ध के अंदर राष्ट्रकूट जीतेगा, दूसरे युद्ध में भी राष्ट्रकूट जीतेगा। दूसरे शासक का नाम आएगा आपके नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय से नागभट्ट द्वितीय जब राजा था तो गोविंद तृतीय का अटैक हुआ और गोविंद तृतीय से नागभट्ट द्वितीय हार गया था। लेकिन बाद में पाल वंश के राजा धर्मपाल को और कन्नौज के शासक इंद्रायुध को, इन दोनों को एक साथ पराजित करने का किसी ने काम किया था, तो वो किसने किया था? आपके नागभट्ट द्वितीय ने। और फिर उपाधि धारण की थी परमभट्टारक, परमेश्वर, ये उपाधियां धारण करने वाला कोई राजा था, तो वो कौन था बेटा? नागभट्ट द्वितीय। और इसी नागभट्ट द्वितीय ने गुवक प्रथम, जिसे वीर राजा की उपाधि दी थी, इस गुवक प्रथम के साथ में अपने गुरु झज्जक की बेटी जाबाली का विवाह किया और कन्यादान किया था। फिर वत्सराज नागभट्ट द्वितीय ने गंगा में जल समाधि ले दी थी और जाते जाते स्कंद पुराण के अनुसार इसने राज सत्ता किसको सौंप दी थी? मिहिर भोज को। सॉरी, नहीं, मिहिर भोज आगे देगा, महेंद्रपाल को। मिहिर भोज सत्ता देगा बेटा महेंद्रपाल को। फिर राजा बनेगा आपके कौन सा? रामभद्र। और रामभद्र को मौत के घाट उतारने वाला कोई राजा था, वो मिहिर भोज था। गुर्जर प्रतिहारों का पितृहंता राजा माना जाता है, वो है आपके मिहिर भोज। मिहिर भोज ने रामभद्र की हत्या की। मारवाड़ का पितृहंता माना जाता है राव मालदेव ने हत्या की राव गांगा की। मेवाड़ का पितृहंता माना जाता है उद्दा, जिसने महाराणा कुंभा की हत्या की। चौहानों का पितृहंता माना जाता है जगतदेव, जिसने अरुणोराज को मौत के घाट उतारा था। मिहिर भोज भी प्रतापी राजा था। मिहिर भोज के बारे में पूछ ले तो मिहिर भोज और भी साधारण है। मिहिर भोज प्रतापी राजा होगा भीनमाल शाखा का। पहले वत्सराज हुआ, फिर कौन सा राजा प्रतापी होगा? मिहिर भोज। और मिहिर भोज के प्रति याद रखना कि मिहिर का अर्थ भी बनता है सूर्य, ठीक है। और सूर्य बनकर के पृथ्वी को जीतने वाला शासक भी मिहिर भोज। मिहिर का मतलब होता है सूर्य। संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला, परम भागवत, श्रीमद् भागवत की उपाधि धारण करने वाला कोई राजा माना जाता है, वो आपके मिहिर भोज है। इस मिहिर भोज से राष्ट्रकूट के राजा को पराजित करके और मूल रूप से कन्नौज भाग पर अंतिम रूप से एकाधिकार करने वाला कोई शासक था, वो आपके कौन सा होगा? मिहिर भोज। और मिहिर भोज के बारे में कहा जाता है कि मिहिर भोज ने जाते जाते स्कंद पुराण के अनुसार अपनी सत्ता पूर्णतः किसको दे दी थी? महेंद्रपाल को। महेंद्रपाल और भी आसान है, कन्नौज पर एकाधिकार किया पूर्ण रूप से। पालवंश को, कन्नौज को, राष्ट्रकूट, तीनों शासकों को एक साथ हराने वाला कोई राजा था महेंद्रपाल। महेंद्रपाल को निर्भय नरेश, निर्भय राज कहा जाता है। रघुकुल चूड़ामणि के नाम से जाना जाता है। इनके गुरु शेखर ने इसको रघुकुल तिलक कह करके संबोधित किया था। फिर राजा बन गया आपके महिपाल। महिपाल के समय अरब यात्री आया था सुलेमान, ठीक है, जिसने गुर्जर प्रतिहारों को अल गुर्जर कहा, राजा को बोरा कहा था। सॉरी, अल मसूदी। मिहिर भोज के समय आया था बेटा सुलेमान। गुर्जर प्रतिहारों महिपाल के समय राजा पहुंचेगा, उसका नाम होगा अरब यात्री, जिसका नाम था अल मसूदी, जिसने गुर्जर प्रतिहारों को अल गुर्जर और राजा को बोरा कह करके संबोधित। महेंद्रपाल को रघुकुल मुकुटमणि कहा जाता है, रघुकुल चूड़ामणि कहा जाता है, लेकिन महिपाल को कहा जाएगा रघुकुल मुकुटमणि। फिर याद रख लेना, इसके अलावा इसको अनेक विनायक पाल भी कहा जाता है, हिराम्बपाल भी कहा जाता है। फिर मैंने एक राजा बताया था राज्यपाल,
ठीक है। राज्यपाल से पहले विजयपाल को याद रख लेना, जिसके समय चालुक्यों ने अपने आप को समय समतंत्र घोषित कर दिया। उसके बाद में एक राजा बताया था देवपाल, जिसने अलहट ने कहते देवपाल को मौत के घाट उतार दिया था। उसके पास में बाद में बना राज्यपाल, राज्यपाल को चंदेलों ने मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि उसने महमूद गजनवी के साथ में युद्ध नहीं लड़ा था, बल्कि वो भाग गया था। उसके बाद में आपके राजा बनेगा त्रिलोचन पाल। त्रिलोचन पाल के समय महमूद गजनवी ने 1019 के अंदर अटैक किया, अर्थात महमूद गजनवी ने कन्नौज भाग को एक बार नहीं बल्कि 2 बार लूटा था। लूटा ही नहीं था, लोगों के घरों के अंदर भी धनराशि पड़ी थी, उसको भी छीन करके ले आया था। अंतिम शासक बना जिसका नाम था यशपाल। यशपाल 1036 के अंदर लगभग गुर्जर प्रतिहार खत्म हो गया। मूल रूप से 1093 के अंदर गहडवाल वंश ने अधिकार कर लिया। इतो के गुर्जर प्रतिहार।